Hello friends, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department. तो आज के हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में गाइस। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एब्जॉर्प्शन वाला, और हम मानकर से पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियोस को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि विथ ट्रिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आता है, आप लोग देखते होइएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, क्योंकि आप लोग के लिए ये चैनल बनाया गया है। जो भी जीपैट एस्पिरेंट है, जीपैट मेन फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये चैनल बनाया गया है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग 1 के सब्सक्राइबर पार करने वाले हैं। अगर इतना हो गया तो फिर लाइव वीडियोस के लिए हम लोग इनेबल हो जाएंगे, तो लाइव सेशंस भी हम लोग रखेंगे, लाइव वीडियोस फिर लाइव पढ़ेंगे अपन साथ में। ठीक है, अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते तो मैं जीपैट 2020 दिया था, जीपैट 2020 ऑल इंडिया रैंक 44 आया था, ऑल इंडिया रैंक 44। फिर एडमिशन मिला IIT BHU में गाइस। अभी मास्टर्स कर रहा हूँ IIT BHU से, बनारस से, राइट। तो चलिए अब वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे, ये तो हम लोग देख चुके हैं। आज की वीडियोस का टॉपिक क्या है? बायो फार्मास्यूटिक्स यार। देखो, बायो फार्मास्यूटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड फार्मास्यूटिक्स। बायो मतलब यहाँ पे हुआ कोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, मतलब कोलॉजी एंड सुटिक्स दोनों का मिक्सचर है। ब्रह्मांकर बुक मैं बोलता हूँ फॉलो करने के लिए बायो फार्मास्यूटिक्स से। ब्रह्मांकर का जितना टोटल 8 to 10 क्वेश्चंस आता है जीपैट में, इसलिए मैं बच्चे को जब भी पूछता है कि कौन सा बुक फॉलो करे तो ब्रह्मांकर बुक फॉलो करो यार, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा बहुत कोलॉजी का पोर्शंस भी कवर है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी क्लियर होगा। बायो फार्मास्यूटिक्स तो है ही है उसमें, तो आप लोग ब्रह्मांकर बुक फॉलो करिएगा बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गए। बायो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। बोल रहे कि इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा, किसको इन्फ्लुएंस करेगा गाइस? रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब रेट किस स्पीड से ड्रग एब्जॉर्ब होगा एंड कितना ड्रग एब्जॉर्ब होगा, दैट रीचेज टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड में रीच करेगा, पहुंचेगा। एंड द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, मतलब ड्रग के थेरेप्यूटिक एफिकेसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करना मतलब मेंटेन करना या फिर उसको कम ज्यादा करना। मान चलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, अगर हमें पता चला इस मेथड से, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर अमाउंट कम कम अमाउंट में आपने 500 mg दिया कोई ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, गलत मत लेना गाइस। ठीक है, क्योंकि ड्रग्स का बहुत ज्यादा चर्चा आजकल हो गया है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे न्यूज में। ठीक है, तो ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है। अमाउंट मतलब 500 mg का आपने दिया, उस ज्यादा से ज्यादा कैसे एब्जॉर्ब हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड में ज्यादा से ज्यादा कैसे एब्जॉर्ब हो, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं हम बायोफार्मास्यूटिक्स को पढ़ के, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसके एब्जॉर्ब करने के रास्ते में कौन कौन सा बैरियर आता है। तो अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो उसको यूज करके ऑप्टिमाइज करते हैं। ये बायोफार्मास्यूटिक्स जब पूरा नॉलेज हो जाता है किसी फार्मा फार्मा वाले को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा बेसिक्स से पढ़ेंगे गाइस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब क्या हुआ जब आपने ड्रग्स अंदर लिया, बॉडी के अंदर गया, मतलब आपने ओरल रूट से लिया, तो बॉडी उस ड्रग के साथ में कौन कौन सा खेल खेलने वाला है, कौन कौन सा इफेक्ट देने वाला है। बॉडी डज टू द ड्रग, ये बोल रहा है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या क्या करेगा, वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है ADME। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे देखिए, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। जब ड्रग्स एक बार अंदर में गया, उसको तोड़ फाड़ करके एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में। एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होगा, वो बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जैसे कि लीवर के पास पहुंचा, तो लीवर भाई साहब बहुत ज्यादा महान है, ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर देते, फर्स्ट पास्ट इफेक्ट पड़ा होगा। इतना अमाउंट ऑफ ड्रग जो लीवर उसको इनएक्टिव कर देता है,
मेटाबोलाइज कर देता है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, वो भी डिटेल में देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म हो गया, ये बॉडी ही कर रहा है ड्रग्स के साथ में। एक्सक्रेशन, अगर बॉडी में ज़्यादा देर तक ड्रग नहीं रहेगा, जिसका हाफ लाइफ जितना है उसी उतनी ही देर रहेगा, उसके बाद बॉडी से बाहर निकलेगा अपना जो भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। ये किडनी के थ्रू यहाँ पे बोल रहा है कि किडनी है यहाँ पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मेनली किडनी के थ्रू ड्रग बाहर होता है एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस फार्माकोकाइनेटिक्स में आएगा गैस। ADME यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखिए एक यहाँ पे टर्म लिखा है इसने, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड। गाइज आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि पूरा ट्रिक के साथ में ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। रिडक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड, इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखिए ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, जब भी मान चलिए कोई ड्रग्स है यहाँ पे, ठीक है, मान चलिए टैबलेट है, जब खाए तो ये आपका पेट हुआ, आपका मेरा सबका ही पेट है, तो ड्रग यहाँ पर है अभी। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुँचेगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो यहाँ से ड्रग जब कम होना चालू हो जाएगा जिस प्रोसेस के थ्रू, सब डिस्पोजिशन में आएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ब्लड के बाहर जहाँ पे ड्रग का रिसेप्टर है, ब्लड वहाँ पे जाके पहुँचाएगा। अगर एक बार एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में गया ड्रग, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज मतलब ब्लड से बाहर, तो ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो गया ना गाइस, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्पोजिशन में रखा गया है। मेटाबॉलिज्म में तो ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा ही, क्योंकि ब्लड अगर लीवर तक पहुंचा है तो लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा। ड्रग की कंसंट्रेशन ही कम हुआ ना, जितना ड्रग पहले था उतना नहीं बचेगा, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो वो भी डिस्पोजिशन में ही आ जाएगा। एंड एक बार बॉडी से बाहर निकाल दिया, उसमें तो कम हो ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए डिस्पोजिशन में ये तीनों चीज याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों आ जाएगा। एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन आता है, पता ही है। ड्रग को मेटाबोलाइज कर दिया मतलब एलिमिनेट ही कर दिया, वो कोई काम का नहीं बचा ना, लीवर जो फर्स्ट पास इफेक्ट आप बोल रहे हो। एंड एक्सक्रीशन में तो बॉडी से बाहर ही आ जाता है। अब ये चारों डिटेल में हम लोग देखेंगे आने वाले स्लाइड में। तो डिस्पोजिशन तो आप लोग का क्लियर हो गया ना क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में जो एब्जॉर्ब हुआ था उस ड्रग का कंसंट्रेशन मतलब उसका अमाउंट ब्लड में धीरे धीरे कम होगा, उस प्रोसेस को डिस्पोजिशन बोलते हैं। कोई पूछेगा डिस्पोजिशन में क्या क्या आएगा, तो आप बोलिएगा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा एंड एक्सक्रीशन आएगा। कोई पूछेगा एलिमिनेशन में क्या क्या आता है, तो मेटाबोलाइज होकर के भी एलिमिनेट होता है लीवर थ्रू कुछ कुछ ड्रग, एंड एक्सक्रेशन तो एलिमिनेशन में आएगा ही आएगा। चलिए यहाँ क्लियर हो गया ये। फार्माकोडायनिक क्या था? फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग्स के साथ में खेल खेला। अब फार्माकोडायनेमिक में क्या होगा, ड्रग्स बॉडी के साथ में खेल खेलेगा। ठीक है, जैसे कि मान चलिए आपने डाइजेपाम का कोई ड्रग्स लिया, मेडिसिन लिया, यार ड्रग्स ड्रग्स ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन लिया आपने, कौन सा? डाइजेपाम। क्या करता है? सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट देता है। तो अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या होगा, ड्रग तो आपने लिया, ठीक है, उसको तोड़ फाड़ करके एब्जॉर्ब हुआ, रिसेप्टर तक भी पहुंचेगा, ठीक है, पहुंच गया। उसके बाद बोलेगा बॉडी तो अपना काम कर लिया ड्रग के साथ में, आप बोलेगा हम अपना काम दिखाते हैं भाई, फिर वो सेरेशन शो करने लगेगा। ठीक है, आप सो जाओगे। मतलब ड्रग क्या इफेक्ट कर रहा है बॉडी के साथ में, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कीजिए जनरल ओवरव्यूज है आपका पूरा, वो देख लेते हैं। देखिए जनरल ओवरव्यूज क्या है, इससे पूरा चैप्टर ही समझिए ना, समराइज किया गया है, इसको डिटेल में थोड़ा अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रग प्लस एक्सीपिएंट, यहाँ पे अपन टैबलेट मान के चलते हैं। टैबलेट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है, पढ़े ही होंगे यार, अगर बायो फार्मा अगर पढ़ रहे हैं तो टैबलेट लेकर के चलते हैं। ड्रग्स प्लस एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट में क्या क्या आ जाएगा भाई? एडिटिव्स, बाइंडर्स, कलरिंग एजेंट वगैरह वगैरह, डिसइंटीग्रेंट, ये सब डाला रहता है, वो सब डिसइंटीग्रेंट में ये इसमें एक्सीपिएंट में आ गया। एंड ड्रग मान चलिए पैरासीटामोल का टैबलेट बना रहे हैं, तो ड्रग कौन सा होगा उसमें? एपीआई कौन सा होगा? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मान चलिए यहाँ पे पैरासीटामोल लिया, ये दोनों मिला करके क्या किया अपन ने? फॉर्मुलेशंस बनाया। फॉर्मुलेशन बनाया मतलब डोसेज फॉर्म बन गया उसका। डोसेज फॉर्म हमने यहाँ पे क्या बनाया है? टैबलेट बनाया है गाइस, ठीक है, टैबलेट बनाया है। अब क्या होगा उसका, अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ उस टैबलेट का, मतलब आपने मुंह के थ्रू, वही ओरली आपने इनटेक किया उस ड्रग्स को, तो उसके बाद क्या हुआ? ड्रग रिलीज एंड डिजोल्व। ये देखिए, ये आपने टैबलेट लिया कौन से रूट से? माउथ से।
वो कहाँ पे जाएगा, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में क्या होगा, ये देखिए ये ड्रग पहुंचा तो क्या होगा, पहले डिसइंटीग्रेट होगा, फिर ये डिजॉल्व होगा इसमें, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। वही बोल रहा है कि ड्रग रिलीज एंड रिजोल्यूशंस के बाद जब आप इनटेक किए ओरल रूट से, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ड्रग रिलीज होगा। ये देखिए ये ड्रग वहाँ पे टैबलेट टूटेगा, उसके बाद में डिजोल्व भी होगा, तब उसके बाद एब्जॉर्ब होगा गाइज। उसके बाद देखिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन साइड पे जाएगा जीआईटी में। जीआईटी मतलब वही स्टोमक से एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। कहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो आने वाले स्लाइड में आप लोग देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए यहाँ से। देखिए यहाँ से तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एक बार एब्जॉर्ब हो गया मतलब ड्रग कहाँ पहुंच चुका है, ब्लड में गाइज। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई ड्रग आपने पेरेंट्रल रूट से दिया तो डायरेक्ट ब्लड में दे दिया ना, आईवी रूट, ठीक है। 100% एब्जॉर्प्शन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, तो आपको आईवी रूट में करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपने ब्लड में ही ड्रग को दे दिया ना यार। ब्लड में दे दिया मतलब कुछ लॉस नहीं होगा, जितना दिया उतना ब्लड में ही रहेगा, मतलब 100% अवेलेबिलिटी है, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी कौन सी की है, पेरेंट्रल रूट मतलब आईवी रूट जो दे रहे हो उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, ओरली लिया तो वो क्या है, स्टमक में पहले जाकर के टूटेगा, डिजॉल्व होगा, डिसोसिएट होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, तब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा। लेकिन अगर आईवी रूट से कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद वाला प्रोसेस ये कितना, उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा, ड्रग एक बार ब्लड में पहुंचा तो डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। ब्लड क्या करेगा, हर एक पार्ट में फैलाएगा ड्रग्स को, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चालू हो गया। अब डिस्पोजिशन में दोनों आया था ना, बताया था आपने, ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होना, में डिस्ट्रीब्यूशन भी आया था एंड एलिमिनेशन भी आया था। एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन देख चुके हैं। अब ये ड्रग कहाँ फैलाएगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में। देखिए वैस्कुलर टिश्यूज मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ड्रग है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब ब्लड से बाहर जो रिसेप्टर वगैरह प्रेजेंट होगा, ड्रग वहां पे जाकर के बाइंड होने वाला है, ठीक है। तो वहां पर जा एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में जाएगा जहां पे उसको इफेक्ट दिखाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में जाएगा। अगर एक बार रिसेप्टर के पास पहुंचा वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, जिस ड्रग का जैसा एक्शन, जैसे पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है मतलब टेम्परेचर को कम करना उसका काम है, तो टेम्परेचर कम करेगा। डाइजेपाम का काम है हमें नींद में सुला देना, तो सो जाइएगा आप, उसका क्या काम है, वही सेडेटिव हिप्नोटिक का काम है गाइज। उसके बाद क्या होगा, या तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगा या फिर टॉक्सिक इफेक्ट देगा। अगर आप नॉर्मल डोज में ले रहे हैं तो थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, आप 4-5 डाइजेपाम लेकर के सो गए फिर तो स्वर्गवास हो जाएगा भाई, ठीक है। वही अब सोएंगे तो फिर उठने लायक नहीं बचेंगे, अगर 4-5 डाइजेपाम ले लिया तो। वही बोल रहा है कि अगर आपने नॉर्मल डोज में लिया उसको थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, अगर आपने 4-5 ले लिया फिर आप उठने लायक नहीं बचेंगे, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट हो गया। ये पूरा एक समरी था गाइस, ठीक है। क्या होता है उसका समरी था। अब देखो फार्मास्यूटिक्स में क्या करते हैं, डोसेज फॉर्म बनाते हैं, डोसेज फॉर्म ही बनाए थे ना, यहाँ से लेकर के टैबलेट बना लिया। फिर यहाँ पे देखो फार्माकोकाइनेटिक वाला प्रोसेस हो गया, फार्माकोकाइनेटिक मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर एलिमिनेशन हुआ। उसके बाद ये फार्माकोडायनेमिक वाला पार्ट, मतलब ड्रग कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो भी दिखाएगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये थेरेपेटिक पार्ट आ गया, थेरेपेटिक पार्ट मतलब कौन सा इफेक्ट देने वाला है, थेरेपेटिक इफेक्ट दिया या फिर टॉक्सिक इफेक्ट दिया, वो डिपेंड करेगा कि आपने डोज कितना लिया है, राइट। ये कौन क्या किसका ओवरव्यू था, बायोफार्मास्यूटिक्स का ओवरव्यू था। अब स्टार्ट करते हैं एडीएमई में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मान चलिए स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेरा स्ट्रक्चर उतना सही नहीं बनता है तो उतना माइंड मत करना गाइस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी होता है देख लो अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स है अपना, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन, ओरल रूट से लिया, कहाँ पे गया, स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मूवमेंट, ये ड्रग्स का मूवमेंट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ये ब्लड है, ब्लड में, साइट ऑफ एप्लीकेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मूवमेंट को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सीधा समझते जाइए, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट लगाते जाइए। अब एक डायग्राम ये है टाइम वर्सेस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम वर्सेस
प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। देखिए इसमें सही से समझिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ड्रग लिया, वो एब्जॉर्ब होना चालू होगा धीरे धीरे, और एब्जॉर्ब होकर के एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? मतलब कम से कम इतना अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाए ताकि इफेक्ट देना चालू करे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग, कम से कम इतना तो एब्जॉर्ब हो जाए कि वो अपना इफेक्ट शो करना चालू करे, उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मान के चलिए पैरासीटामोल कितने एमजी का, 500 एमजी का आपने लिया, एंड मान के चलिए 50 एमजी कम से कम एब्जॉर्ब होगा, तभी वो 50 एमजी कम से कम एब्जॉर्ब होगा, तभी वो इफेक्ट शो करेगा। मतलब उसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितना हो गया? 50 एमजी। एक जनरल ओवरव्यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब याद रखिए, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे अगर रह रहा है, उसको बोलते हैं सब थेरेप्यूटिक लेवल। यहाँ पे अगर इससे नीचे रहेगा किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सब थेरेप्यूटिक लेवल। एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट कौन शो करेगा? जो थेरेप्यूटिक लेवल वाले में जाएगा, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर जाएगा। अब देखो ये ग्राफ ध्यान से देखो, ये ग्राफ देखो, यहाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ड्रग यहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ, ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक इसने पूरा कर लिया। अब इससे ऊपर जा रहा है, मतलब इफेक्ट देना चालू करेगा, अपना इफेक्ट देना चालू करेगा। देखो इतने कम समय में ही ये अपना पीक ऑब्टेन कर लिया, मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का हो चुका है, फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इससे ऊपर चला गया, मतलब ये थेरेप्यूटिक सक्सेस ऑफ अ रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब ड्रग। जो ड्रग जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है एंड कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका क्या हुआ यहाँ पे? वो थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाएगा, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर गया है वो गाइस। अब देखो ये सेकेंड वाला ग्राफ को देखो यहाँ ध्यान से, ये वाला देखो, ये ये देखो, ये एब्जॉर्ब होते होते देखो देखो, ये मैक्सिमम पीक इसका यहाँ पे आ गया, मतलब जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन था, उससे नीचे नीचे ही भाई साहब इसने पार कर लिया, मतलब ये सब थेरेप्यूटिक लेवल में ही रह गया, मतलब इसका इफेक्ट कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम जितना कंसंट्रेशन चाहिए था उतना तो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं यहाँ पे। वही बोल रहा है कि थेरेप्यूटिक फेल्योर ऑफ अ स्लोली एब्जॉर्ब ड्रग, ये भाई साहब इतना ज़्यादा स्लो एब्जॉर्ब हो रहा है कि जब तक ये पीक पर जाएगा फिर भी ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये थेरेप्यूटिक फेल्योर है ड्रग का। अगर कोई ड्रग MEC से ऊपर नहीं जा रहा है एब्जॉर्ब होकर के, मतलब वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, वैसे ड्रग को थेरेप्यूटिक फेल्योर बोल देते हैं। थेरेप्यूटिक मतलब वो इफेक्ट ही नहीं शो किया कोई, थेरेप्यूटिक फेल्योर बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस? रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, अपना ये पेट है भाई साहब, ठीक है, इतना इतना घुचवा पेट नहीं होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद होगा। ये अपना क्या है? स्टोमक है। स्टोमक से एब्जॉर्ब हुआ ड्रग कहाँ पे? ब्लड में, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिवर्सिबल मूवमेंट, ब्लड में तो एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये ब्रेन में भी जाएगा ब्लड, हार्ट में भी जाएगा, किडनी में भी जाएगा, हर एक बॉडी के पार्ट में जाएगा, तो वहां ड्रग को लेकर के जाएगा। वो मतलब रिवर्सिबल मूवमेंट कर रहा है। एक बार अगर किसी ऑर्गन में गया, हार्ट से दूसरे ऑर्गन में गया, फिर हार्ट के पास आया, फिर जा रहा है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे रिवर्सिबल, मतलब एक बार गया किसी ऑर्गन के पास फिर वापस भी आएगा हार्ट, क्योंकि पंप कर रहा है हार्ट बराबर बराबर। और कहीं पे जाकर के ड्रग बाइंड कर लिया रिसेप्टर से, वहीं पे तो काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में जहाँ पे उस ड्रग का रिसेप्टर है वहां पे पहुंचाना। वही बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी कंपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब बांट दो पूरे बॉडीज में। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू इट्स मेटाबोलाइट, ड्रग को उसके मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करेगा? एंजाइम ही कन्वर्ट करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब याद रखिए मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अपने लिवर में, गुर्दा बोलते हैं ना, यकृत बोलते हैं लीवर को हिंदी में, शायद यकृत ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा लीवर में होता है गाइस, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है लीवर में?
सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है लीवर में, एंजाइम प्रेजेंट है, और एंजाइम जहाँ पर रहेगा वहीं पे तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा ना। के बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल रिमूवल, इरिवर्सिबल रिमूवल। अब एक बार बॉडी से ड्रग बाहर हो गया, फिर अंदर आएगा क्या यार, यूरिनेशन के थ्रू एक बार बाहर हो गया तो बाहर हो गया, फिर से अंदर थोड़ा ना आएगा। इसलिए इरिवर्सिबल बोल रहे हैं, एक बार बाहर मतलब बाहर। इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी मेनली डन बाय किडनी, ये बोला है कि मेनली ज्यादातर ड्रग का एक्सक्रीशन बॉडी से बाहर किडनी के थ्रू ही होता है। किसी किसी ड्रग्स का लीवर के थ्रू भी होता है, अदर रूट्स भी है एक्सक्रीशन का, लेकिन मेनली यहाँ पे बोल रहा है किडनी के थ्रू ही होता है। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं पूरा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन वाला यूनिट ही है फर्स्ट चैप्टर आपका। तो एब्जॉर्प्शन देखते हैं कौन कौन सा मेथड होता है एब्जॉर्प्शन में, स्पेशली ओरल रूट से जब ड्रग्स लेते हैं ना, तो कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन शो करता है ड्रग। ठीक है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कौन से रूट से आप ले रहे हो। आईवी रूट से ले रहे हो मतलब एब्जॉर्प्शन तो पहले हो चुका है ना, आपने डायरेक्ट ब्लड में आपने ड्रग को पहुंचा दिया, मेडिसिन को पहुंचा दिया। अब जब ओरल रूट से लोगे तो कौन कौन सा बैरियर होगा, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जीआईटी में सेल मेम्ब्रेन का बैरियर तो प्रेजेंट होगा ना। देखो, कितनी बार पेट बनाओगे, कितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार अपन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, सेल से ही बना होगा ना यार ये स्टोमक। ठीक है, जीआईटी में पूरे पूरे जीआईटी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिपोफिलिक नेचर का होता है। ये देखो एक बार सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं वो देखो यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मेम्ब्रेन कैसा है, लिपोफिलिक है या फिर कैसा है, उसके बेसिस पे ही अगर लिपोफिलिक ड्रग होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। एक बार देख लो यहाँ पे, देखो मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। एक तो पहले बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, मेम्ब्रेन में दो लेयर लिपिड का रहता है। एक लेयर ऊपर के साइड में जिसमें याद रखिए पोलर हेड ऊपर के साइड में रहता है, एंड नॉन पोलर टेल नीचे के साइड में। देखिए, ये एम्पीफिलिक फॉस्फोलिपिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोलर भी है एंड नॉन पोलर भी है। तो याद रखिए पोलर हेड बाहर की साइड में, हेड बाहर की साइड में, पोलर हेड देखिए आउटर साइड में है। इधर वाले का भी पोलर हेड क्या है, बाहर के साइड में है, एंड पोलर टेल अंदर के साइड में है, अंदर के साइड में है। एंड ये बीच बीच में लिपिड्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़े होंगे ना आप लोग, उसमें ट्वेल्थ में शायद बायोलॉजी में था या इलेवेंथ के बायोलॉजी में था, वही इसे उसके ही था, इसका ही था, मेम्ब्रेन वाला ही था। देखिए ना पूरा लिपिड लिपिड ही आपको दिख रहा है यार। एम्पीफिलिक मतलब वही दोनों जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर भी हो। अब उसके बाद में ऊपर में रहता है इसका प्रोटीन का थोड़ा सा वो। ठीक है, एंड याद रखिए थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, बहुत माइन्यूट गैप रहता है। पोर ट्रांसपोर्टर में देखेंगे यहीं से पोर ट्रांसपोर्ट में ड्रग का एब्जॉर्ब होता है। उसका साइज याद रखिए 4 to 10 एंगस्ट्रॉन, ये एक्वास्पोर कहलाता है। ये इसका साइज होता है 4 to 10 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 4 to 10 एंगस्ट्रॉन रहता है इसका। पोर का साइज यहाँ पे बोल रहा है, पोर का डायमीटर यहाँ पे बोल रहा है। एंड देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, अब बताइए कैसा होगा, वाटरी होगा या फिर लिपिडिक होगा। देखो लिपोफिलिक है ना, पूरा तो लिपिड लिपिड ही दिख रहा है। ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये पूरा बीच बीच में लिपिड है। मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिडिक नेचर का होता है, लिपोफिलिक होता है। मतलब ऐसा ड्रग जो लिपोफिलिक मतलब लिपिड में ज्यादा डिजोल्व होगा वो इजिली क्रॉस कर लेगा अपना सेल मेम्ब्रेन, इजिली क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, कौन सा पैसिव डिफ्यूजन अभी आगे आने वाले स्लाइड में देखते हैं। तो ये तो अपन देख लिया कि मेम्ब्रेन कैसा है, लिपोफिलिक है मेम्ब्रेन अपना। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन देखते हैं यहाँ पे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में पहला था पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा कैरियर इमीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, तीसरा है पोर ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है एंडोसाइटोसिस। तो ये आप पांचों ड्रग एब्जॉर्प्शन का पार्ट है। ठीक है, अब कैसे कैसे पैसिव डिफ्यूजन में कैसे एब्जॉर्प्शन होगा वो सब डिटेल में अब देखते हैं। देखो पैसिव डिफ्यूजन में सबसे पहले एक पॉइंट याद रखो, इसका जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब ये एब्जॉर्ब कैसे होगा, कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, तो बताओगे आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या हुआ यार, देखो वही फिर से पेट बनाना पड़ेगा अपन को।
अब यहाँ पे देखो ड्रग आपने लिया एक गिलास पानी के साथ में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग का कंसंट्रेशन है ना, ब्लड में भी ड्रग है ही नहीं, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं ड्रग का। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम, सिंपल डिफ्यूजन आप लोग पढ़े होंगे, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ड्रग जा रहा है यहाँ पे, इसलिए उसको पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन वर्ड कहीं भी दिख जाए, आप वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, कंसंट्रेशन में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम है, तब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इजिली वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर वो लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड सॉल्यूबल है तो, क्योंकि मेम्ब्रेन ये लिपिड सॉल्यूबल, लिपिडिक मेम्ब्रेन है, उसको लिपिडिक अगर उतना सॉल्यूबल होगा तभी वो पैसिव डिफ्यूजन उसका फास्ट होगा। जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा तब तक पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब होते रहेगा। पैसिव डिफ्यूजन किसने डिस्क्राइब किया था? फिक्स लॉ बोलते हैं इसको, फिक्स फर्स्ट लॉ पैसिव डिफ्यूजन को डिस्क्राइब किया था। ऐसे याद रखना, जैसे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट आगे पढ़ेंगे, उसमें था माइकलिस मेंटन इक्वेशन होता है, वो आगे देखेंगे, ट्रिक के साथ याद रखिए। पैसिव डिफ्यूजन फिक्स लॉ फॉलो करता है, मतलब पैसिव को याद रखिए, पास, पास होना फिक्स है, पास होना फिक्स है, फिक्स से फिक्स याद आएगा आपको। आप लोग को जीपैट पास होना, आप लोगों का जीपैट पास होना तो फिक्स है गाइस, उसी से याद रखिए पैसिव डिफ्यूजन फिक्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। फिक्स लॉ ने डिस्क्राइब किया था पैसिव डिफ्यूजन के बारे में, मतलब पास होना अपना फिक्स है। अब आगे चलते हैं, फिक्स लॉ का ये इक्वेशन है गाइस, dq अपॉन dt इज इक्वल टू DAK, ऑयल इन वाटर भी डाल सकते हो, एंड मेम्ब्रेन अपॉन वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है M4, मेम्ब्रेन मतलब लिपिडिक नेचर था ना, इसलिए ऑयल भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओ इन द ओ अपर्स W भी लिख सकते हो। यहाँ पे CGIT कंसंट्रेशन GIT में एंड कंसंट्रेशन ब्लड में, CGIT माइनस C ब्लड, मतलब कंसंट्रेशन GIT में एंड उसको माइनस करोगे ब्लड के साथ में, अपॉन H है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? फिक्स लॉ का इक्वेशन है, डी क्यू अपॉन डी टी, अमाउंट है यहाँ पे, अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या था? रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब किस स्पीड से, किस रेट से डिफ्यूज करेगा ड्रग। यहाँ पे डी, ये कैपिटल डी जो क्या था यहाँ पे, ये कांस्टेंट है एक, ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ए यहाँ पे है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग, ये बोला सरफेस एरिया फॉर, सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, यानी कि स्टोमक का सरफेस एरिया कितना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कितना, वही एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया यहाँ पे ए है। ये के ओ अपॉन डब्ल्यू या एम अपॉन डब्ल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि मेम्ब्रेन भी ऑयलिक नेचर का होता है, लिपिडिक नेचर का होता है। के एम अपॉन डब्ल्यू क्या है, ये पार्टीशन कोएफिशिएंट है ऑफ द ड्रग बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड द जीआई फ्लूइड, लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड जीआई फ्लूइड के बीच में, वाटर, जीआई फ्लूइड में वाटर प्रेजेंट रहता है ना, वही लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड वाटर के बीच में क्या पार्टीशन कोएफिशिएंट है, वो ये हो गया। उसके बाद अपॉन में क्या था, एच था, एच क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, यानी कि स्टोमक का जो लेयर है, जो स्टोमक की थिकनेस कितनी है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा तो उसके वॉल की थिकनेस कितनी है, वो यहाँ पे नीचे आएगा। एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ GIT माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, ये फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको इससे आने वाला है पैसिव डिफ्यूजन से, आप फिक्स लॉ से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या क्या आप बता सकते हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होगा वो देखिए। डी क्यू अपॉन डी टी मतलब क्या था, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एरिया के, मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्बिंग एरिया, मतलब जीआईटी का जो भी जहाँ का एरिया ज़्यादा है वहाँ से मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब होगा। 90% ऑफ ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, स्टोमक तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 कितना मीटर में है, ठीक है, मीटर में है, 5 to 6 7 कितना मीटर में है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन भी वहाँ से ज़्यादा होगा। 90% ऑफ द ड्रग वहीं से एब्जॉर्ब होता है गाइस, ठीक है, मतलब ये देखिए, ये डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखिए, हर एक क्वेश्चन जीपैट का आपका बन जाएगा। डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, देखिए स्टोमक का एरिया कम था तो वहाँ से कम ड्रग एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए
वहां से बहुत ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होने वाला है। उसके बाद देखिए एक और इक्वेशन यहाँ से बन सकता है, डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। एच क्या था, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। स्टोमक का थिकनेस जो है ना, उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम होता है। अगर ये कम है मतलब ये ज्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, डिफ्यूजन कम। अगर थिकनेस ज्यादा मतलब डिफ्यूजन कम, थिकनेस कम मतलब डिफ्यूजन ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, यही अपन सीखते आए हैं बचपन से। थिकनेस कम कहाँ का है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। देखो दोनों फैक्टर इसी को हेल्प कर रहा है, इसलिए 90% ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि सरफेस एरिया भी ज्यादा है, थिकनेस भी उसका क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको क्लियर होना हो गया ना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ऑन आयोनाइड 3 to 4 टाइम्स मोर एब्जॉर्ब होता है देन आयोनाइड ड्रग। शायद आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा, ये लिखा हुआ है मोर अबाउट पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि ऑन आयोनाइड ड्रग्स आर 3 to 4 टाइम्स मोर एब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन एज कंपेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा ड्रग जिस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई ड्रग है उस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगा ना। किसी ड्रग पे अगर चार्ज है प्लस माइनस, तो याद रखिए चार्ज अगर है तो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है तो उसका पैसिव डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिपिडिक मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस करना पड़ेगा यार। ठीक है, इसलिए 3 to 4 टाइम्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब एक एक यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि ऑन आयोनाइड सीक्वेंस याद रखिए, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किससे होगा, ऑन आयनाइड, फिर एनायनिक, फिर सबसे कम किसका होगा, कैटायनिक। एनायनिक उससे बाद उसका उससे कम किसका होगा, कैटायनिक। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, यहाँ पे ये क्या है, सीक्वेंस है। क्या है ये, सीक्वेंस है, याद रखिए। ऐसे याद रखिए, सबसे ज्यादा तो ऑन आयनाइड होता है, ऑन आयनाइड का। उसके बाद अल्फाबेटिकली है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कैटाइनिक पहले था कि एनाइनिक पहले था। तो आप अल्फाबेटिकली याद, पहले ए आता है देन सी आता है, इसलिए पहले एनाइनिक देन कैटाइनिक। और सबसे ज्यादा तो एनाइनिक ऑन आयनाइड का होता ही है, कितना 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है। अब याद रखिए, ड्रग डिफ्यूज रैपिडली व्हेन वॉल्यूम ऑफ जीआई फ्लूइड इज लो। ये बोल रहा है कि जब जीआईटी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा। आपने एक गिलास पानी के साथ में ड्रग्स लिया, ठीक है, एक गिलास पानी मतलब मान के चलिए पैरासीटामोल 500 mg का लिया, एक गिलास पानी के साथ में मतलब 250 ml में 500 mg डिजोल्व हुआ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई ना। वहीं पे अगर 500 mg का पैरासीटामोल था, आपने 1 लीटर पानी के साथ में ले लिया, अब 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना इसका। लेकिन अगर 285 है मतलब थोड़ी देर दूर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। वही बोल रहा है कि अगर जीआई के फ्लूइड अगर कम होगा तो ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज करेगा। रैपिडली डिफ्यूज क्यों करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड होगा यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है क्योंकि आपने एक गिलास पानी के साथ में ड्रग्स लिया है। ठीक है, जीआई फ्लूइड मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा, पानी वगैरह एसिड वगैरह रहता है स्टोमक में, वो सब मिला करके जीआई का फ्लूइड जितना कम मतलब कम रहेगा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, इसलिए रैपिडली कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इजिली आ जाएगा, इसलिए बोल रहा है कि ड्रग रैपिडली डिफ्यूज होगा। अब एक कंडीशन आता है सिंक कंडीशन, क्या होता है, सिंक कंडीशन क्या होता है, सिंक कंडीशन क्या होता है। अब देखिए ये अपना ब्लड था, ठीक है, ब्लड, और ये क्या है अपना स्टोमक है, तो स्टोमक से इसमें ड्रग आ रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन। याद रखिए, जब तक यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 10%, 10 टाइम्स रहेगा, द कंडीशंस, देखिए सिंक कंडीशन लिख लीजिए, द कंडीशन इन विच या अप टू विच, द कंडीशन अप टू विच concentration of drugs in GIT is 10 times more than, कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है वहां से। अगर इसमें डिफरेंस 10 टाइम जब तक ज्यादा रहेगा तब तक उस कंडीशन को सिंक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया, पता है एक बार में नहीं आया होगा। देखिए
ये अपना स्टोमक है, यहाँ पे ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ड्रग देखिए, मान के चलिए यहाँ से कुछ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड तो बैठा नहीं रहेगा ना, वो लेकर के दौड़ेगा पूरे बॉडी में। ड्रग यहाँ से लेकर के चला गया, फिर यहाँ से नया ब्लड आया, मतलब उसमें क्या नहीं है, ड्रग्स नहीं है, फिर ये क्या करेगा, ड्रग्स लेगा फिर दूसरे पार्ट में पहुँचाएगा। मतलब देखिए ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ ही रहा है। और ये कंसंट्रेशन डिफरेंस कम से कम 10 टाइम्स जब तक रहेगा, तब तक उस कंडीशन को सिंक कंडीशन बोलते हैं। अब नॉर्मल जब पानी आप खोलते हैं, जब वो सिंक जो होता है वो उससे ही याद रखिए ना, जब तक ऊपर में पानी भरा हुआ है नीचे आएगा पानी, ठीक है, नीचे आएगा पानी, ठीक है, ऊपर में जब भी आप कम कर दीजिएगा उसका, वो कम हो जाएगा तो नीचे आना बंद होगा। वही यहाँ पे जब तक ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तब तक ड्रग एब्जॉर्ब होते रहेगा, और ये 10 टाइम्स में डिफरेंस अगर रहे कंसंट्रेशन में दोनों के बीच में, वैसे तब तक की कंडीशन को सिंक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हाइड्रोफोबिक, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक मतलब लिपोफिलिक ड्रग है, वो डायरेक्ट आराम से अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये अपना क्या है, लिपिडी लिपोइडल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपोइडल मेम्ब्रेन। अगर स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर बोल रहा है लेकिन अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब कुछ तो क्रॉस करेगा इस मेम्ब्रेन को, कुछ क्रॉस करेगा, चूंकि चार्ज वाला है तो कुछ क्रॉस नहीं कर पाएगा। लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स अगर है, वो बहुत कम अमाउंट में इसको क्रॉस करेगा। अगर कोई आयंस है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, बाहर ही रहेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा पैसिव डिफ्यूजन के साथ में। ये इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब देखते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब सबसे पहला पॉइंट याद रखिए, इट इज़ फास्टर देन डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कैरियर ले जा रहा है। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर जाना है, आप पैदल जाइएगा, एंड देखिए आप पैदल जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इंसान ऐसा है तो बाय वॉक जा रहा है, और कोई सेकंड इंसान स्मार्ट है, उसने लिफ्ट ले लिया फिर गया, तो कौन सा फास्ट होगा, कैरियर के थ्रू गया, मतलब उसको बैठा करके पहुंचा दिया गया। आप खुद पैदल ही जा रहे हैं, मतलब फास्ट कौन होगा, कैरियर। इसलिए कैरियर मीडिएटेड थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफ्यूजन से तो फास्ट ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। दीज आर सेचुरेबल इन नेचर, बोल रहा है कि ये सेचुरेबल नेचर का होता है। सेचुरेबल नेचर का मतलब क्या हुआ, सेचुरेबल नेचर का मतलब ये हुआ कि चूंकि कैरियर है, बाइक वाले अगर आपने अकेले हैं तो ले जाएगा, अब 5 लोग को थोड़ा ना बैठा करके वो ले जाएगा, मतलब कैरियर की कैपेसिटी 5 लोग को ले जाने की, मतलब लोग से मतलब यहाँ पे ड्रग है, मान के चलिए कैरियर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग को लेकर के जा सकता है, एंड ड्रग्स अगर यहाँ पे 10 या 15 मॉलिक्यूल्स है तो 5 मॉलिक्यूल्स को ही लेकर के जाएगा, क्योंकि वो सेचुरेट हो गया, उसके पास जगह ही नहीं है। इसलिए कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज सेचुरेबल इन नेचर। स्ट्रक्चर स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से लेते हैं नाव से, ठीक है, नाव, नाव में इंसान जाने के वाला नाव है, उसमें इंसान जा सकता है। आपने बोला, ठीक है, कि इस नाव में हमारे भैंसिया को ले चल जरा, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर के बराबर ही नहीं है वो नाव, तो कैसे ले जाएगा। वैसे ही मतलब यहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अगर ड्रग की स्ट्रक्चर कैरियर के स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रही है तो कैसे कैरियर उस ड्रग को बाइंड करवाएगा। इसलिए कैरियर मीडिएटेड इज स्ट्रक्चर स्पेसिफिक, मतलब इस कैरियर के लिए जो ड्रग फिट होगा वही उसी पे जाकर के होगा। कम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। कम्पिटिटिव इनिबिशन कैसे होगा गाइज, अब आगे आने वाले स्लाइड में उसमें देखेंगे। कम्पिटिटिव इनिबिशन का मतलब ये हुआ, मान के चलिए जो बॉडीज का न्यूट्रेंट है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब को ले जाने वाला जो कैरियर है वही अपने ड्रग को भी ले जाता है। तो जब ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो ड्रग भी इस कैरियर पे बाइंड होने के लिए बैठा रहेगा वहाँ पे, एंड जो नॉर्मल बॉडी का न्यूट्रिएंट्स है वो भी आकर के बैठा रहेगा, क्योंकि बॉडीज का ही कैरियर है, मतलब बॉडी के जो भी ड्रग्स, जो बॉडी का न्यूट्रिएंट था उसी को पहले ले जा रहा था, लेकिन आपने ड्रग दिया, ड्रग की थोड़ा बहुत कैपेसिटी है बाइंड करने की, तो यहाँ पे देखिए ड्रग बोलेगा मैं बाइंड करूंगा भैया, ये उसके खुद का मॉलिक्यूल से बोलेगा मैं बाइंड करूंगा भैया, इसलिए दोनों में कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होगा तो थोड़ा ये बाइंड किया, थोड़ा ये बाइंड किया, इसलिए कंपटीटिव इनहिबिशन होता है कैरियर मीडिएटेड में। अब याद रखिए, दे फॉलोज माइकलिस मेंटन इक्वेशन। पैसिव डिफ्यूजन फिक्स लॉ पे था, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट माइकलिस मेंटन इक्वेशंस पे है, ठीक है। माइकलिस मेंटन ऐसे याद रखिए, कैरियर बनाने के लिए मेंटर की जरूरत पड़ती है। मेंटर आपका सही रहेगा, आपका कैरियर फिक्स है। मेंटर आप गलत चूज करोगे, आपका कैरियर की वट लग जाएगी, ठीक है। तो सही लोग को मेंटर बनाइए, ऐसे ही याद रखिए, कैरियर बनाना है तो मेंटर, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, पास होना तो फिक्स है, पैसिव डिफ्यूजन फिक्स लॉ।
ये दोनों आपको होता है। एब्जॉर्प्शन विंडोज क्या होता है कि देखिए कोई कोई ड्रग्स होता है जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए जीआईटी के स्पेसिफिक पार्ट में बहुत ज़्यादा ही कैरियर प्रेजेंट होता है। अगर किसी ड्रग के लिए स्पेसिफिक पोर्शंस में बहुत ज़्यादा कैरियर प्रेजेंट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रग तुरंत एब्जॉर्ब होगा ना, वैसे वाले कंडीशन को एब्जॉर्प्शन विंडोज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ड्यूडेनम में होता है। ड्यूडेनम में होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा कैरियर प्रेजेंट है। मतलब कैल्शियम वहाँ पे पहुँचा तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि उसका कैरियर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, सबको बाइंड करके एब्जॉर्ब करवा लेगा। अब ऐसा ड्रग के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी कैरियर प्रेजेंट है, वैसे वाले पोर्शन को एब्जॉर्प्शन विंडोज बोलते हैं। मतलब मास अमाउंट में ड्रग का एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसका फर्स्ट पॉइंट है कैरियर मीडिएटेड का। डिफ्यूजन है, कहीं भी आपको डिफ्यूजन दिखे मतलब उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चूंकि डिफ्यूजन है तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो नहीं रही है। सेचुरेबल नेचर का क्यों होगा, क्योंकि ये रिसेप्टर उससे जा कैरियर से जा करके वो होता है। अब देख लिए स्ट्रक्चर स्पेसिफिक क्यों होता है वो भी देख लिए। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन सुने होंगे। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि अपना जीआईटी रिलीज करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ में ज्वाइन होकर के, देखिए ये अपना विटामिन B12 है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि अपना जीआईटी सिक्रीट करता है। याद रखिए जीआईटी सिक्रीट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड फिर उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक कैरियर प्रेजेंट है अपने लिपिड मेम्ब्रेन में, ठीक है। वो कैरियर के साथ में जब ये दोनों अटैच होगा तभी बाइंड कर सकता है। तो क्या हुआ, ये विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर एंड कैरियर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों जब बनेगा फिर ये इजिली उस बाउंड्रीज को आराम से क्रॉस कर लेगा, फिर कैरियर अंदर ही रह जाएगा। ड्रग को यहाँ पे विटामिन B12 को यहाँ छोड़ देगा, जो भी इसका इंट्रिंसिक फैक्टर था वो यहाँ पे रह जाएगा। वैसे ही ड्रग अगर कोई यहाँ पे आया तो ड्रग रिसेप्टर के साथ में बाइंड किया, कैरियर के साथ में बाइंड किया, कैरियर क्या करेगा, इसको क्रॉस कर पा देगा। तो ये है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली हो रहा है मतलब एटीपी की जरूरत होगी, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब याद रखिए पैसिव डिफ्यूजन डाउन हिल फेनोमेना था क्योंकि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था, इसलिए इसको डाउन हिल फेनोमेना बोलते हैं। जबकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन में जाता है, इसलिए इसको अप हिल फेनोमेना बोलते हैं। लो से हाई में जा रहा है इसलिए एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनर्जी, एटीपी मतलब एनर्जी, अप हिल फेनोमेना इसको बोलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, एनर्जी खत्म कर रहे हैं तो ये तो फास्टर होगा ही होगा डिफ्यूजन के साथ में, क्योंकि रिसेप्टर के थ्रू डायरेक्ट जा रहा है ये, ठीक है। तब कैरियर के थ्रू फास्टर देन डिफ्यूजन, ये भी सही। अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो पॉइजन अगर कोई बॉडी में आया, जब पॉइजन लोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा था आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे एटीपी बनता है, वही प्रोसेस बंद हो जाएगा ना। एटीपी नहीं बनेगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। मतलब दिस प्रोसेस इज ब्लॉक्ड बाय पॉइजन। व्हाई? बिकॉज द एटीपी फॉर्मेशन इज ब्लॉक्ड व्हेन द पॉइजन कम्स इनसाइड द बॉडी। जब आपके बॉडी के अंदर में पॉइजन एक बार आया तो एटीपी का फॉर्मेशन ही बंद हो जाएगा गाइज, इसलिए ब्लॉक हो जाएगा ये प्रोसेस। स्ट्रक्चर स्पेसिफिक क्यों है ये आप लोग को बता चुका हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखो, ये ड्रग है और ये कैरियर इसका वेट कर रहा है। ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स कब तक नहीं बनेगा, ये देखो फ्री कैरियर यहाँ पे था, फ्री कैरियर को ड्रग से बाइंड करने के लिए ये भूखा है, एटीपी चाहिए इसको। जब तक एटीपी नहीं मिलेगा ये बोलेगा हम तो ले ही नहीं जाएंगे। क्यों ले जाएंगे तुम्हें, बोलता है कि हमें दे पहले। तो एटीपी जैसे ही आएगा तुरंत ये क्या कर लेगा, ड्रग को अपने ऊपर बाइंड करवा लेगा, फिर ये इसको क्रॉस करवा देगा, ये मेम्ब्रेन क्रॉस करवाएगा। मतलब ये क्या करेगा, डिसोसिएशन जब इसका होगा तो फ्री ड्रग को ये इस साइड ब्लड है, ब्लड में छोड़ दिया एंड फिर ये फ्री कैरियर यहाँ पे बैठा है। फिर से अगर एटीपी आप दिया, फिर से ड्रग प्रेजेंट है तो कैरियर ड्रग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ये याद रखिएगा इस। अब देखिए ये पैसिव डिफ्यूजन का ग्राफ है। पैसिव डिफ्यूजन को ही डाउनहिल फेनोमेना बोले थे, क्यों?
क्योंकि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के साइड जा रहा है। ये अपना ब्लड है, ब्लड में कुछ ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड तुरंत उसको वहां से हटा दिया, बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो वहां पे कंसंट्रेशन हमेशा कम ही रहता है, इसलिए हाई से लो के साइड में पैसिव डिफ्यूजन हो रहा था। ये ल्यूमेन में हाई कंसंट्रेशन हमेशा बना रहता है, इसलिए पैसिव डिफ्यूजन हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हुआ। यहाँ पे ये लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन के साइड जा रहा है ये, ठीक है। ये ब्लड था, ब्लड हाइयर कंसंट्रेशन किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, इसलिए ऊपर की साइड जा रहा है, इसलिए अप हिल मूवमेंट या अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। फोर ट्रांसपोर्ट, इट इज ऑल्सो नॉन एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। फोर ट्रांसपोर्ट को कन्वेक्सिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। पोर का साइज कितना था गाइज, 4 to 10 एंगस्ट्रॉन, देखे थे ना वहां पे जब स्ट्रक्चर देख रहे थे उसका, तो इसको फ्लक्स ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। वाटर का फ्लक्स, इडे, समुंदर के पास में देखिए जैसे कैसे लहर बाहर साइड में आता है, तो वाटर जैसे ही आएगा फिर उसमें जो भी ड्रग डिजॉल्व होगा वो उसको अपने साथ में अंदर ले लेगा, ठीक है। वही बोले दीज प्रमोट ट्रांसपोर्ट नोन एज सॉल्वेंट ड्रैग। सॉल्वेंट ड्रैग का मतलब क्या हुआ, जो भी वाटर सॉल्वेंट ही काम करेगा ना, वाटर में जो भी सॉल्युबल होगा थोड़ा बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स ड्रग्स का, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस रूट के तरफ। यहाँ पे क्या होता है ड्राइविंग फोर्स, वहां पे वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर आ गया उससे याद रखना ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोटिक डिफरेंस जब तक बना रहेगा across the membrane due to which bulk flow of water along with a small solid। अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है ना गाइस बॉडी में, वाटर का अगर फ्लो हो रहा है तो उसके साथ में जो ड्रग सोल्यूबल होगा तो उसके साथ में सोल्यूबल होकर के छोटा छोटा मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ये एक्वा चैनल के थ्रू अंदर ले लेता है। वो जो पोर था इसका 4 to 10 एंगस्ट्रॉम वाला साइज, उसके थ्रू आ जाएगा। पोर का साइज बता दिया 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। इट इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए स्मॉल एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग, क्योंकि वाटर के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए याद रखिए पोर ट्रांसपोर्ट का ड्राइविंग फोर्स ऑस्मोटिक ग्रेड, ये देखिए ऑस्मोटिक डिफरेंस है आपका, ठीक है, ऑस्मोटिक डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। मैं हाथ से दिखा रहा हूँ जैसे डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड भी आएगा अपने पास में। अरे यार ये पेन कहाँ भड़क रहा है, वो भी आएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए छोटा छोटा ड्रग इससे एब्जॉर्ब होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम, वाटर, शुगर, ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लो मोलिकुलर वेट एब्जॉर्ब होता है यहाँ से। एक चीज वहां पे बताना भूल गया गाइज, अब याद रखिए पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अप टू 100 डाल्टन, मोलिकुलर वेट कितना होगा, यह है मोलिकुलर वेट 100 डाल्टन तक अगर रहेगा, तब तक वहां तक का ड्रग, अगर किसी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन तक है तो वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है। अप टू मतलब वही 100 से कम होना चाहिए, 100 से ज्यादा रहेगा तो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जनरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब पैसिव डिफ्यूजन में याद रखिए जनरली 300 to 400 डाल्टन तक का ड्रग अगर है, उसका मॉलिक्यूल ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट अगर है तो ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, लिख लीजिएगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। देखिए अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स है तो 600 डाल्टन तक, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है बताइए आप लोग, डाल्टन ही होता है शायद, ठीक है, तो 600 डाल्टन तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक ड्रग एक्सेप्शन है साइक्लोस्पोरीन, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1200, फिर भी वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है गाइज, वो भी याद रख लीजिए, साइक्लोस्पोरीन 1200 है उसका डाल्टन, फिर भी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि साइक्लोस्पोरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट वही होगा यार, अगर देखो कैटाइनिक ड्रग है तो वो इजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा ब्रेन को, इसको मेम्ब्रेन को, क्यों, क्योंकि अगर चार्ज है तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, इसलिए अगर बॉडीज में पहले से एंडोजीनस एनायन है, एंडोजीनस मतलब जो एनायन बॉडी में पहले से प्रेजेंट हो, जैसे कि म्यूसिन वगैरह प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या करेगा, प्लस के साथ में माइनस जुड़ जाएगा, अगर ड्रग पॉजिटिव है ये माइनस प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बना लिया। एक बार न्यूट्रल हो गया तो फिर उसका पैसिव डिफ्यूजन होना तय है, यहाँ पे जाकर के डिसोसिएट हो जाएगा, अपना ड्रग अलग हो गया, अपना ये जो है ना इंडोजिनस जो भी मॉलिक्यूल्स था एनायन था वो उसी में रह जाएगा। ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हो गया। आयन पेयर मतलब अगर पॉजिटिव वाला ड्रग है तो निगेटिव के साथ में पेयर कर लेगा, पेयरिंग हुआ मतलब न्यूट्रल बन गया, फिर वो आराम से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर सकता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंगल्फिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल विद इन अ सेगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका है,
इसका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये क्या कर रहा है, इसको धीरे धीरे इंगल्फ कर लेगा अपने इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। देखिए इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ कर करके ये प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग है, ठीक है। ये इंगल्फ करके एक वैक्यूल्स बना लिया, वेसिकल्स के अंदर ले लिया, फिर इसको क्या करेगा, ब्लड में आकर के छोड़ देगा, ठीक है। ये ब्लड में आकर के छोड़ देगा, तो वही बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व इंगल्फिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। सेल से बाहर जो था जीआईटी में, उसको इंगल्फ कर लिया धीरे धीरे, फिर उसको क्या करता है, वेसिकल्स बना लेता है। तो वैक्यूल्स और वेसिकल बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन या तो कॉर्पस्कुलर या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वैक्यूल्स बना रहा था इसलिए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर अपटेक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। याद रखिए मैक्रो बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है जो इजिली क्रॉस नहीं कर पाता ब्लड ब्रेन, इसको ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं, जो नॉर्मल इसका स्टोमक का जहाँ से अब्जॉर्ब होना वो बैरियर उसको क्रॉस नहीं कर पाता, उस कंडीशंस में ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही होगा। जैसे कि फैट बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टार्च, ऑयल सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए विटामिन टू टाइप्स का होता है, ऑयल सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल विटामिन। याद रखिए ऑयल में कीड़ा पड़ गया था, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये ऑयल सोल्यूबल है। ट्रिक से याद रखिए, ऑयल में कीड़ा पड़ गया था, ऑयल से याद रखिए कीड़ा, कीड़ा से याद आएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ऑयल सोल्यूबल है। बाकी जितना विटामिन होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, वो वाटर सोल्यूबल है। तो यहाँ से आप याद रखिए कि ऑयल सोल्यूबल विटामिन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन जैसे ब्लड का एक अलग सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक का भी, लिम्फ का भी अलग से सिस्टम है, ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही होगा, एंड वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि लीवर से कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है ये कि ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू लिम्फेटिक सर्कुलेशन एंड बाय दिस मैकेनिज्म फर्स्ट पास, यानी कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को ये क्रॉस कर लेता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कौन कॉल कर रहा है गाइस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, यहाँ से देख लिए एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख ही लिए हम लोग, ठीक है। देखो ये ड्रग बाहर है, बाहर ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे अपने अंदर ले रहा है, अंदर लिया, वेसिकल्स बनाया, इसको इस साइड जाकर के छोड़ दिया, ठीक है, इंगल्फ करके। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, तो बोल रहे हैं कि सेल ईटिंग, सेल खा रहा है, कोई मॉलिक्यूल देखा एक्स्ट्रा सेलर में था, उसको अपने अंदर ले लिया, मतलब फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग ये बोलते हैं इसको। एडजॉर्प्टिव अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट, मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकुलेट था बड़ा मॉलिक्यूल, उसको अपने उसमें लिया, फिर उसको आ कर दिया। अब पियर्स पैच जो एक ऐसा लोकेशंस है जहां पर फैगोसाइटोसिस होता है, जनरली लोकेशंस वेयर फैगोसाइटोसिस अकर्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए पियर्स पैच होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट। पिनोसाइटोसिस फोनोमंदा उसको बोलते हैं सेल पी रहा है, सेल इज ड्रिंकिंग। अबे वो नहीं पी रहा है जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। ये ड्रिंकिंग मतलब वाटर के साथ में अगर छोटा छोटा सोल्यूबल ड्रग है तो वो के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि सेल पी रहा है, सेल ड्रिंकिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन का एब्जॉर्प्शन इसी के थ्रू होता है, कोई भी प्रोटीन्स वगैरह है इसी के थ्रू होता है। बोटुलिनियम टॉक्सिन बताइएगा किसके रिलीज को रोकता है, एएनएस में आप लोग पढ़े होंगे, या तो एसिटाइल कोलिन या फिर नॉट एड्रेनलिन के रिलीज, किसी दोनों में से किसी एक के रिलीज को आप लोग पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में नहीं यार, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको बताइएगा। और बोटुलिनियम टॉक्सिन याद रखिए फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, याद रखिए ये तीनों इसके थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब बाय पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल्ड हो गया, समरी हो गया आज के क्लास का। पैसिव डिफ्यूजन, यहाँ पे देखिए 100 टू 400, 100 टू 400 वाले मोलिकुलर वेट का पैसिव डिफ्यूजन होगा। ये अगर ऑयल सोल्यूबल है तो डायरेक्ट ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट में देख लिया, लेस देन 100, याद रखिए 100 से कम मोलिकुलर वेट वाला ड्रग जो भी पोर था, 4 टू 10 एंगस्ट्रॉम वाला, उसके थ्रू जा करके इधर आ जाएगा। आयन पेयर, अगर ड्रग पॉजिटिव चार्ज का है तो नेगेटिव चार्ज वाले इंडोजिनस आयन के साथ में न्यूट्रल पेयर बनाएगा, फिर ये इजिली क्रॉस करवाएगा, फिर इधर आकर के ड्रग अलग हो जाएगा एंड वो चीज़ अलग हो जाएगा। कैरियर मीडिएटेड, अगर कोई ड्रग के लिए कैरियर प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, तो वो कैरियर के साथ में कम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा, यहाँ डिसोसिएट होगा तो ड्रग को अलग छोड़ देगा। अगर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है
फिर इस कैरियर और ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एटीपी के प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है, क्योंकि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एंडोसाइटोसिस हम लोग अभी देखे हुए हैं। जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स होता है एंड ड्रग जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है, वो सब इसके थ्रू ही एब्जॉर्ब होगा। ये ड्रॉपलेट्स को क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, वेसिकल्स बनाएगा और पास आउट कर देगा। तो ये हो गया पूरा समरी आज के क्लास का। ठीक है, आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से हो गया मेरे हिसाब से। आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा एक सीरीज चल रहा है, शॉर्ट नोट्स सीरीज, शॉर्ट नोट्स सीरीज। ऐसे ही नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो भी इम्पोर्टेंट, कोई भी चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो भी पोर्शंस हो रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक चीज ऐड करके हम लोग दे रहे हैं। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग को लास्ट टाइम रिवीजन के लिए दे रहे हैं। वहां से क्वेश्चंस आना फिक्स है। वो सीरीज आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। वो पेड ग्रुप है हमारा, उसका बस 500 फी रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जरूरत है ऐसे, और ये पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9174757294। इस पे आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनल सपोर्ट के लिए। शॉर्ट नोट्स सीरीज आपको ज्वाइन करना है, फिर भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी है वो बैठ करके आराम से नोट्स बना रहे हैं। बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को कि हम लोग इतना मेहनत करके उसको दे रहे हैं। आपको ज्वाइन करना है तो इसी नंबर पर मैसेज करिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है यार, चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा। प्लीज़ जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, या फिर जहाँ पर भी एक्टिव है जो भी, क्योंकि आप अगर फार्मा से है तो आपसे रिलेट, आपका जो दोस्त होगा वो भी मैक्सिमम चांस है कि फार्मा से ही होगा, तो वो वहाँ पे शेयर करिएगा। क्योंकि अगर 1K सब्सक्राइब होने वाला है, वहाँ तक हो जाए तो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मतलब ज़्यादा समय के लिए लाइव क्लास तभी ले सकते हैं जब 1K सब्सक्राइबर हो। ये गाइडलाइन है यूट्यूब का, इसलिए लाइव क्लासेस अभी नहीं ले रहे हैं। हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।